हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके एग्ज़ाम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मिनिमम 2 क्वेश्चन है ना, 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और बिल्कुल स्कोरिंग है, आपको पता भी होगा। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के, और मुझे काफ़ी इजी लेवल रहा प्रोबेबिलिटी का। तो जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ और बिल्कुल आप देख जाओ और ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर। कोई किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में आप लिख दो नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसके फेवर में है, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और नीचे लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सिंपल। और ये दूसरा फार्मूला, ये भी बहुत यूजफुल है। ए मतलब किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी, और ए बार मतलब किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ए मतलब ए विल हैपन एंड ए बार मीन्स ए विल नॉट हैपन। ओके, अगर किसी इवेंट के बारे में अगर सोचे, अगर वो होगा और नहीं होगा तो पक्का, एक तो बात तो पक्का, या तो होगा या नहीं होगा। अगर दोनों के प्रोबेबिलिटी को सम करे तो 1 आ जाएगा। मतलब 100% ये चीज़ होना ही है कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, हुआ तो नहीं होगा, अगर हो गया तो नहीं होगा, नो हो गया, अगर नहीं हुआ तो होगा 0, होगा नहीं होगा का 1 हो जाएगा। मतलब ऑलवेज इनका सम 1 आता है। बहुत सारे क्वेश्चन में हमें काम आता है इस तरीके से कि जब भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैलकुलेट करना वहाँ पे इजी होता है। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैलकुलेट करके 1 में से माइनस कर लीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, है ना। समटाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे आगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया हमने। क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, आउटकम्स कैसे लिखते हैं? ठीक है, यहाँ पर 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैं आपको फटाफट आउटकम्स लिखना सिखा देता हूँ। अगर 1 कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो 2 to the power 1। एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो। अगर मैंने 2 कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 2 स्क्वायर 4 आ रहा है, तो 4 का हाफ क्या हो गया 2, तो 2 टाइम्स हेड लिख दीजिए, 2 टाइम्स टेल लिख दीजिए। फिर आगे पहले 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखा था, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल। अगर हमने 3 कॉइन को टॉस कर दिया, 3 कॉइन टॉस्ड, तो नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 8। तो 4 टाइम्स आप लिख दो हेड और 4 टाइम्स लिख दो टेल। फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। फिर 1 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम्स हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमारा सारा आउटकम्स आ गया 8। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग आउटकम्स। 4, अगर 4 कॉइन टॉस किया वो तो आता नहीं है, 16 हो जाएंगे 2 to the power 4। 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, ये वाला केस है। ऑल हेड्स आने के कितना चांसेस है? देखो 8 में से एक ही जगह है जो कि ऑल हेड्स है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितने आउटकम फेवर में 1, टोटल आउटकम है 8, तो 1/8। सेकंड, 1 हेड कहाँ आ रहा है? तो 1 हेड आ रहा है इसमें, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। 4 टाइम्स आउट ऑफ 8, 4 टाइम्स 1 हेड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी इज 1/2। नेक्स्ट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 हेड का मतलब समझेंगे हम लोग 2 हेड और 3 हेड, 2 हेड और 3 हेड। तो कौन कौन सा आ जाएगा? एक ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक ए आ जाएगा, हाँ
ठीक है, और एक और आना चाहिए था मेरे ख्याल से, हेड टेल हेड, यहाँ पे आ गया। टोटल 4 आ रहे हैं ना, एटलीस्ट 2 हेड में 4, टोटल 8 है, तो 1/2। तो इस तरह से कितना इजी क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग कर लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए चाइल्ड हैज़ ब्लॉक इन द शेप ऑफ क्यूब, इस तरीके का है, और उसका क्यूब विथ 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस। एक क्यूब है, 6 फेस होते हैं, उसमें एक पे पी है, एक पे क्यू आर एस टी पी। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं। इसमें क्वेश्चन था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पी कितना है? तो देखिए कितने आउटकम पॉसिबल है, इन 6 में से कोई भी आ सकता है। तो टोटल 6 आउटकम है, आउट ऑफ विच 2 आर इन द फेवर, सो 2/6, 1/3 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 प्लेयर्स सुबी एंड तरु प्लेज अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी विनिंग द मैच इज 0.62, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ तनु विनिंग द मैच। तो देखिए अगर तनु मैच को जीतती है, इसका मतलब सुबी क्या होगा, हार जाएगी। तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं कि पी ऑफ सुबी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सुबी, ऊपर बार लगा दिया मतलब सुबी के हारने का प्रोबेबिलिटी। दिस विल बी इक्वल टू, अभी फॉर्मूला आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सुबी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सुबी को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.62। सो दिस इज इक्वल टू 0.38 है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स। पता नहीं, लेट एक्स ब्लू बॉल्स आर देयर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है किसके, रेड बॉल के। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल कितने बॉल्स हैं 5 + x, इतने टोटल आउटकम आ सकते हैं अगर एक बॉल हम विड्रॉ करें तो। ठीक है, और ब्लू कितने हैं x, दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स। रेड बॉल कितने हैं, इतने फेवर में है, और टोटल कितने 5 + x। देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया और x का वैल्यू कितना आ गया 20। सो देयर आर 20 ब्लू बॉल्स। नेक्स्ट है 100 कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 22101 आर पुट इन अ बैग एंड मिक्स थ्रूली। ठीक है, 22101 तक नंबर्स मार्क्ड है, 100 कार्ड्स हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सुजाता draws a card from the bag, find the probability that number on the card is an odd number। अब देखिए 22101 है, इसमें कितने ऑड नंबर होगा, तो हम लोग जानते हैं आधे इवन आधे ऑड होते हैं, है ना। 2 3 4 ऐसे करके देखो, ये स्टार्ट है किससे, इवन से, और एंड हो रहा है ऑड पे। तो अगर आप कोई छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, इसमें कितने इवन है, 2 इवन 2 ऑड। तो कभी भी कोई नंबर अगर ऑड से स्टार्ट हो रहा है, इवन से स्टार्ट हो रहा है, ऑड पे ख़त्म हो रहा है, या फिर ऑड से स्टार्ट होकर इवन पे फिनिश हो रहा है, तो आधे इवन आधे ऑड होंगे उसमें। ठीक है, तो 100 में से 50 ऑड 50 इवन होंगे, पूरा काउंट करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला हो जाएगा 50/100, टोटल 100 है तो 1/2। अब दूसरा है कि प्राइम नंबर लेस देन 50। देखिए प्राइम नंबर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 प्राइम नहीं होता है, सबसे पहला प्राइम होता है 2। तो इसमें आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। ठीक है, हो गया 39 41 43 47
हो गया, यही प्राइम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 प्राइम है। टोटल बॉल कितने थे, कितने टोटल कार्ड 100, 15/100, 5 3 जा 20, तो 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। या 15/100 को 0.15 भी आप लिख सकते थे। नेक्स्ट कार्ड की बात करें, कार्ड क्या होते हैं, कार्ड तो आपको पता ही होगा, फिर क्विकली हम रिवीजन कर देते हैं। देर आर उसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड 2 तरीके का होता है, उसमें 13 जो होता है वो हार्ट्स होते हैं, और 13 जो होता है वो डायमंड होता है। ब्लैक में 13 जो होता है वो क्लब्स होते हैं, और 13 जो होता है वो स्पेड्स होते हैं। ठीक है, स्पेड्स। तो ये हार्ट इस तरीके का दिखता है, हार्ट जैसा। डायमंड इस तरीके का दिखता है। अगर आप क्लब की बात करें तो इस तरीके का दिखता है, और स्पेड्स जो है वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो ये 13 जो हार्ट्स होते हैं इसमें होता है एस, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद होता है जैक, क्वीन एंड किंग। ये 13 कार्ड्स होते हैं। इस पे सभी पे हार्ट प्रिंट होता है, रेड कलर का होता है। डायमंड में भी यही सब 13 कार्ड होते हैं, क्लब में भी यही 13, और स्पेड्स में भी यही 13। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, जैसे आप चप्पल जूते के दुकान में जाते हो तो अब बाटा का 5 नंबर का शूज, और वहीं एडिडास का 5 नंबर का, वहीं स्पार्क कौन और बहुत सारी कंपनी है, रिबॉक का 5 नंबर, प्यूमा का 5 नंबर, सबका मिलता है। उसी तरीके से ये जो नंबर्स है हर कंपनी में मिलेगा आपको। ठीक है, इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग, और ये हर में होता है। तो होप आपको कार्ड पहले से भी पता होगा, मैंने क्विकली इसको बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ जैक। अब जैक होने का कितना चांस है, तो देखो जैक कितना होगा टोटल, हर कंपनी का एक जैक होगा। इस सब में देर आर 4 जैक्स आउट ऑफ 52, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड, एन एस ऑफ स्पेड्स। अब एस चाहिए, लेकिन किसका, स्पेड्स का, तो स्पेड्स में तो एक ही एस होगा, तो 1/52। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अ रेड कार्ड। तो बताओ कितने रेड कार्ड है, 26 रेड कार्ड है, तो 26/52 विच इज 1/2। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। A card is drawn from a pack of 52 playing cards. Find the probability that card drawn is random is not a face card. फेस कार्ड नहीं होंगे। देखिए, तो फेस कार्ड नहीं होंगे। मैं क्या बताया था, अब यहाँ पर डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। और फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, हर कंपनी का 3, तो टोटल 12/52। तो 4 3 जा 4 13, और इसका एलसीएम ले लो, 13 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 10/13। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, फ्रॉम बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड और किंग। रेड होना चाहिए और किंग होना चाहिए। तो देखो टोटल तो 52 होता है, रेड कितने होते हैं 26, और किंग हर कंपनी का एक किंग होता है, तो 2 किंग ऑलरेडी इसमें आ चुका है, एक हार्ट्स का, डायमंड का, तो 2 किंग और बच गए, एक स्पेड्स का, एक क्लब का, तो 28/52। तो देखिए 4 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/13 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और हार्ट और अ रेड कार्ड। तो हमें देखना है कि कोई किसी का काउंटिंग रिपीट न हो जाए। किंग सबसे पहले रेड कितने हैं 26, उसके बाद हार्ट, रेड कार्ड, हार्ट कार्ड, तो सारे रेड में तो सारे हार्ट आ चुके हैं, तो दोबारा इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। अब किंग की बात करें तो देखो रेड में 2 किंग आ चुके होंगे, किसका, हार्ट का और डायमंड का, 2 बचे हुए हैं, और स्पेड्स और क्लब का, तो 2 ऐड कर दिया बाई 52, विच इज 28/52। तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 7/13। सो ऑप्शन नंबर 1। अब बैग कंटेंस 8 रेड बॉल्स एंड सम वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 रेड बॉल है एंड सम वाइट बॉल, लेट x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आर देयर।
इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज हाफ दैट ऑफ रेड बॉल। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने किया था, हाफ दैट ऑफ रेड बॉल। देन फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो वाइट का कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई टोटल कितने बॉल है 8 प्लस एक्स, 1/2, रेड कितने 8, टोटल कितने 8 प्लस एक्स, ए इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से ए हो गया, देर आर 4 वाइट बॉल्स, खत्म। अब ए बॉक्स कंटेंस 10 मैंगोज आउट ऑफ विच 4 आर रॉटन। एक बॉक्स में 10 मैंगोज है, 4 रॉटन है, 4 सड़े हुए हैं, तो 6 अच्छे हैं, 6 आर गुड, जी फॉर गुड। 2 mangoes are taken one by one from the box. If one of them is found to be good, then find the probability that the other is also good. क्या किया, इसमें 4 सड़े हुए आम है, 6 अच्छे आम है, उसमें से 2 आम निकाला, ठीक है। तो पहला आम जो अच्छा निकल चुका है, तो फर्स्ट आम अगर अच्छा निकल चुका है तो इसमें अब क्या होगा, 4 रॉटन और 5 गुड होंगे। तो अब बोला है कि एक पहला अगर गुड था तो सेकेंड भी गुड होने का कितना चांस है, तो पहला गुड था तो बैग में ये पड़ा हुआ है, तो सेकेंड गुड का कितना चांस है, तो अब देख लो सेकेंड जी, तो 5 गुड है, टोटल कितने 9, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, देर आर 12 वाइट एंड 12 रेड बॉल्स इन अ बैग। एक बैग में 12 वाइट बॉल्स हैं और 12 रेड बॉल्स हैं। ड्रॉन बॉल को वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक बॉल लिया और फिर देख लिया उसका कलर, फिर उसी में डाल दिया, मतलब आपने देखा व्हाइट है फिर उसी में डाल दिया, या देखा रेड है फिर उसी में डाल दिया। मतलब बैग में हमेशा हर विथड्रॉ के बाद रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब ले रहे हैं उसी में डाल रहे हैं, बैग में कोई चेंज नहीं आएगा, हमेशा बैग में 12 वाइट और 12 रेड ही रहेंगे। तो 7th बॉल जो है वो वाइट होगा, उसका कितना चांस है, क्या फ़र्क पड़ता है 7 टाइम्स या 10वीं बार, हमेशा बैग के अंदर 12 वाइट और 12 रेड ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24, टोटल बॉल 1/2। नेक्स्ट, सपोज यू ड्रॉप अ डाइस रैंडम इन ए स्क्वायर रीजन हैविंग साइड 9 मीटर। आप क्या कर रहे हो, एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है 9 मीटर, उसमें आप एक बॉल ड्रॉप करते हो, इसके स्क्वायर का साइड है 9 मीटर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल विद डायमीटर 6। इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 6 मीटर है, उसके अंदर बॉल आ जाएगा, इसका कितना चांसेस है। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल आउटकम्स, तो यहाँ पर एरिया के टर्म में बात होगा, तो ये टोटल कितना एरिया है जिसमें बॉल डाइस आ सकता है पूरे स्क्वायर में। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड लेंथ 9 है तो साइड उसका स्क्वायर कर दिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर इसका डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, तो एरिया इज पाई इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9, पाई मतलब 22/7, कुछ भी नहीं दिया तो 22/7 ले सकते हैं, और 9 स्क्वायर, तो एक 9 से 9 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 22/63 इसका आंसर हो जाएगा। डेट्स इट, इतना आसान क्वेश्चन था ये। ओके, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया, मुझे दोबारा लग रहा है चांसेस कि पूछा जा सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 Sundays and 53 Mondays in a leap year। एक लीप ईयर में 53 संडे हो जाए और एक 53 मंडे हो जाए, इसके कितने चांसेस है। एक दिल्ली मेट्रो में एक बार क्वेश्चन आया भी था ये। तो देखिए लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब आपके पास टोटल 366 डेज हैं, उसको मैं कितने वीक्स हो गए 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं उसमें कितने वीक्स आ रहे हैं। तो आ गया 52 आया है, तो 52 वीक्स और रिमाइंडर 2 है, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है एंड 2 डेज, ठीक है, सॉरी। तो अब देखो 52 वीक्स है, मतलब हर वीक में हर दिन एक बार आता है, तो 52 संडे 52 मंडे ये सब आ गया होगा। अब 2 डेज और है, उसमें लास्ट के 2 डेज क्या हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी संडे मंडे, आइदर इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे,
वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। इस तरीके से कितने तरीके से एंड हो सकता है? 7 तरीके से साल ख़त्म हो सकता है। तो 7 तरीके का लीप ईयर होगा, इधर संडे मंडे से एंड होने वाला, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे। तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ लीप ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 7। उसमें से अगर लास्ट का 2 डे संडे मंडे होता है तो डेफिनेटली हमारे पास कितने हो जाएंगे? 52 संडे तो हो चुका है, तो 53 संडे और 53 मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर मंडे ट्यूसडे होता है तो हमारे पास 53 मंडे हो जाएगा, लेकिन संडे 52 ही रहेगा, ट्यूसडे 53 आ जाएगा। तो सिर्फ यही केस है जो हमारे फेवर में है और कोई भी नहीं है। तो ये कितना है? 1 केस हमारे फेवर में, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/7। ठीक है, 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अब इसी क्वेश्चन में एंड के जगह मान लो अगर और हो जाता तो क्या करते हैं? मतलब 53 संडे हो जाए फिर भी ठीक है, 53 मंडे हो जाए फिर भी ठीक है, या दोनों हो जाए फिर भी ठीक है, और क्या मतलब है? तो देखो, ऐसे भी एंड होगा तो हो जाएगा, ऐसे एंड होगा तो 53 मंडे आ जाएंगे, या फिर ऐसे एंड होगा तो 53 संडे आ जाएगा। तो देयर आर 3 केसेस आर इन फेवर, है ना, आउट ऑफ 7। मान लो इसमें लीप ईयर की जगह, है ना, नॉन लीप ईयर बोल देता है ना, लीप ईयर की जगह एक डिफरेंट कलर से इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। अगर ये बोलता नॉन, चाहे क्वेश्चन ही अलग से लिख देते, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज करोगे, सॉरी। मान लो इसी में अगर वो बोल देता सेम क्वेश्चन 53 संडे और 53 मंडे इन ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है? 365 7 से डिवाइड कीजिए, तो यार है 52 वीक्स एंड 1 डे, है ना। अब इसमें कितना? 52 वीक्स मतलब हर सारा दिन 52 टाइम्स आ गया होगा। अब लास्ट का 1 डे है, तो डेट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। 7 इन दिन में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये आ गया तो 53 संडे हो जाएगा, ये आ गया तो 53 मंडे हो जाएगा, और कोई भी आएगा तो 53 संडे मंडे होंगे के अलावा, और ये सब ट्यूसडे वेंसडे भरेगा। तो टोटल 7 में से 2 केसेस आर इन द फेवर। जितना मैंने बता दिया इतना आपके एग्ज़ाम के लेवल से मोर देन इनफ है। आप बस इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। चलो, थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल, और दिस इज़ पीके द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ NCRTC के लिए मैथ्स। ठीक है, मैंने प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया है, दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो का। और चूँकि उन एग्ज़ाम्स को भी TCS ने ही कंडक्ट कराया था और इसे भी TCS ही कंडक्ट कर रही है, तो चांसेस है कि पेपर उसी पैटर्न पे आने चाहिए। तो मैं उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सेकंड कोर्स है। इससे पहले मैंने ATC के लिए मैथ्स लिया था और क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, और आपने देखा था कि वो काफ़ी हम लोग क्लोज रहे थे और काफ़ी क्वेश्चन मैच हुआ था। कुछ सिमिलर अप्रोच यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो मैथ्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको मैं A to Z मैथ्स नहीं बता रहा। ठीक है, आप तो 9th 10th का मैथ्स जानते हो, मेनली वही आते हैं इसमें। मैं क्या करूँगा, उन मैथ्स में जो शॉर्टकट पॉसिबल है मैं आपसे वो शेयर करूँगा। ठीक है, मेनली शॉर्टकट्स, जिससे आपका टाइम सेव हो। चूँकि इस एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी कम होता है, तो मैं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो, इसलिए मैं शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूँ। और मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, या कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें डिस्कस करना चाहिए, तो उस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और मैथ्स तो मैं पूरा देखूँगा ही, और अगर टाइम मिला तो एप्टीट्यूड को भी मैं हैंडल करूँगा। और ये मेरा सामने लिखा हुआ है NCRTC_मैथ्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स, ये सारे आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। लाइन्स एंड एंगल, शॉर्ट ट्रिक। इन शॉर्ट में शॉर्ट ट्रिक को ST लिखूँगा। ठीक है,
तो पहला है इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल समझते होंगे, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है लाइक 50 और 130, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और मुझे वो एंगल नहीं बताया, उन्होंने बताया कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो थीटा है और दोनों एंगल पता करने के लिए बोल दिया। तो डायरेक्टली आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो। फर्स्ट एंगल जो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2 और सेकेंड एंगल होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। चलिए देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। इफ सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 64 देन वन ऑफ द एंगल। देखो दो एंगल हैं जो कि सप्लीमेंट्री है और डिफर कर रहे हैं 64 से। तो अब मैंने आपको क्या बताया, उसमें से एक एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा और दूसरा 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर वन एंगल इज 90 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या लिखते हैं 64 बाई 2। 64 बाई 2 मतलब 32। 90 माइनस 32 इज 58 डिग्री। एक 58 हो जाएगा, एक 90 प्लस 64 बाई 2, तो 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 122 डिग्री। ये दोनों होने चाहिए। देखो ऑप्शन में 58 है, तो 58 को हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो कोई भी हो सकता था ऑप्शन में। चलिए सेकेंड शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। देखो कोई भी एंगल है उसका सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री निकालना जानते हैं हम लोग। तो अब क्या किया, किसी एंगल का सप्लीमेंट्री निकाला और कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाला। ठीक है, अगर आप किसी भी एंगल ले लो 40 डिग्री, उसका सप्लीमेंट्री कितना है 140, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 50। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री। 140 और 50 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 डिग्री आएगा। मतलब किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, उसका डिफरेंस ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये भी बहुत टाइम काम कर जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, आपका टाइम सेव कर जाएगा। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए गिवन एंगल इज 112 एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सप्लीमेंट्री बता दिया और कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो अपने को क्या पता है सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री मस्ट बी इक्वल टू 90। लेट कॉम्प्लीमेंट्री इज थीटा। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा 112 माइनस 90 इक्वल टू थीटा। तो कितना आ रहा है देख लो, ये 22 डिग्री इज थीटा। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं। अभी और भी शॉर्ट ट्रिक्स आपसे शेयर करते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आपको डाल दिया है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो हमें लगता है बेसिक से आपको रिवीजन जरूरी है, वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाल दिया, आंसर भी टिक कर रखा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है कि कभी भी अपने को इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि ये लाइन और इस तरह का कुछ बन रहा हो और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है, या फिर ऐसा हो सकता है ना, आप कितना बार भी इधर ऐसे घुमा दो, प्रोवाइडेड पहला लाइन और लास्ट लाइन पैरेलल होगा, ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट ट्रिक है क्या, ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो जब भी हम इस तरह से अगर कुछ बना दे रहे हैं तो कुछ एंगल लेफ्ट की तरफ बन रहा है और एक एंगल राइट की तरफ बन रहा है। ऐसे इसको 2 टाइम्स घुमा दिया, ठीक है, तो देखो लेफ्ट की तरफ कुछ एंगल बन रहा है और 2 एंगल राइट की तरफ बन रहा है। तो लेफ्ट वाले जितना एंगल है, से ये अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, तो लेफ्ट वाला एंगल अल्फा बीटा और राइट वाला एंगल है थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए थीटा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको बोल देते हैं एंगल, इसको बोल देते हैं θ1, θ2 और ये θ3, और यहाँ पे θ4 और ये θ5 है। देखो लेफ्ट की तरफ 3 एंगल बन रहे हैं, θ1, θ2, θ3, और राइट की तरफ 2 एंगल बन रहे हैं, θ4, θ5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू θ4 प्लस θ5।
अगर इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से किया तो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो इस अप्रोच को आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन फटाफट होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, तो राइट की तरफ एक एंगल बन रहा है, लेफ्ट की तरफ दो एंगल बन रहा है। दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है x, ये 130, तो ये कितना है 50, ये कितना है 40। तो लेफ्ट की तरफ बन रहा है ये 130 है, तो ये 50 क्यों है? क्योंकि एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो ये 130, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना हो जाएगा 50। तो ये 130 है, तो इसलिए इसको कर लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो लेफ्ट की तरफ बन रहा है 50 प्लस 40 और राइट की तरफ x मस्ट बी इक्वल टू 50 प्लस 40 विच इज 90, सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होप आप इस बातें आपको समझ में आ रही होगी और टाइम आपका डेफिनेटली सेव होने वाला है। ये 165 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन इज 180, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 50। चलिए उसी ट्रिक को भी यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर और ट्रिक कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जो एंगल्स है वो है 20 x 70 प्लस 50 और राइट की तरफ एंगल बन रहा है 40 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। तो ये 20 को कैंसिल आउट कर दे क्या, है ना? अपोजिट साइड में सेम साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइड तरफ आ रहा है x प्लस 85 और राइट की तरफ बच रहा है 90, तो x इज 5 डिग्री ओनली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ गया तो टाइम काफ़ी सेव होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए हैं, आंसर भी टिक किया हुआ है, आप इसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। लेट्स सी द नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक, विच इज शॉर्ट ट्रिक 4, ST4 में तो शॉर्ट ट्रिक 4। यह है एरोप्लेन कॉन्सेप्ट। क्या एरोप्लेन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर कभी भी एरोप्लेन जैसा स्ट्रक्चर आपको मिले इस तरह का, ठीक है, इसके अंदर 3 एंगल बनते हैं और बाहर की तरफ एक एंगल बनता है। तो से दिस एंगल इज θ1, θ2, θ3 और ये एंगल θ4 है। तो बाहर वाला एंगल जो होगा इन तीनों एंगल के सम के इक्वल होगा। θ4 विल इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। यहाँ पे हमने इसको लिख रखा है, बाहर की तरफ थीटा है और अंदर की तरफ एंगल बन रहा है x1, x2 एंड x3। तो थीटा विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है देख लीजिए उसको। क्वेश्चन क्या है, c माइनस a माइनस b का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अंदर वाला एंगल है a प्लस b प्लस 30 डिग्री इक्वल टू c। अब 30 को इधर रखा, बाकी सबको राइट की तरफ लेके गया। तो c माइनस a माइनस b इज नथिंग बट 30 डिग्री। ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, x का वैल्यू अब निकाल लेना। चलिए शॉर्ट ट्रिक 5 देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक 5 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और कोई एक लाइन है जिसको उसको एक वर्टेक्स के ऊपर टच करता हुआ जा रहा है, इसके एक वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो इसके ये दोनों जो एंगल होते हैं इनका सम और इन दोनों का सम सेम होगा। ये लाइन पैरेलल होना जरूरी नहीं है, ये लाइन पैरेलल होना जरूरी नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है। दिस प्लस दिस विल इक्वल टू दिस प्लस दिस। सपोज वही लाइन यहाँ से पास हो रहा है इस वर्टेक्स से, तो दिस प्लस दिस विल इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को हमने लिख रखा है, θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू q प्लस r। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसे 50 60 30 y दे दिया, तो सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक वर्टेक्स से इसके एक वर्टेक्स से पास हो रहा है वो लाइन, तो हो जाएगा 30 प्लस y इक्वल टू 60 प्लस 50। तो ये कितना आ रहा है, y इक्वल टू 1110 माइनस ये 110 माइनस 30, 80 डिग्री आ जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक कि
आपके पास एक ट्रायंगल है, से ABC एक ट्रायंगल है, यहाँ B एंगल का बाइसेक्टर है ये एंगल, और ये C का बाइसेक्टर है, और सपोज I पे मिलता है। बाइसेक्टर मतलब समझ रहे हो, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, B/2 B/2, और ये C का बाइसेक्टर है, मतलब C को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, C/2 C/2। तो ये जो एंगल है BIC, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, तो ये होता है 90 प्लस ऊपर वाला जो एंगल है उसका हाफ, 90 प्लस A/2। ये एंगल BIC जो होगा 90 प्लस A/2। इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देख लीजिए इस डायग्राम में। ये ट्राइंगल है, ये इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये एंगल का वैल्यू है 90 प्लस दिस एंगल बाई 2। इसको ध्यान में रखिए, और अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक BI एंड CI आर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, जो मैंने बोला वही है, ऑफ एंगल B एंड C, फाइंड एंगल A। तो थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है कि एंगल BIC मस्ट बी इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। BIC हमें दे दिया है 150, ये है 90 प्लस एंगल A/2। अब 90 को इधर ले आए, 150 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 60 इक्वल टू एंगल A/2। यहाँ से एंगल A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 2 120 डिग्री, ठीक है, हो गया आंसर। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और इससे मिलता जुलता हुआ कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट ट्रिक 6 है, वो क्या है देखो। इस बार हमने एंगल B और C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया था। सपोज ये ट्राइंगल है ABC, और ये A है, ये B है और ये C है। ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, B का एक्सटीरियर एंगल है, तब इसको बाइसेक्ट, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये C का एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ पे मिल गए ना, ठीक है, इसको I बोल दिया। ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस A/2। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, 90 प्लस A/2, इस बार 90 माइनस A/2। B और C के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है वो पॉइंट I है, तो BIC का जो वैल्यू होगा वो 90 माइनस A/2 होगा, जबकि इंटीरियर में क्या था 90 प्लस A/2। चलिए एक नीचे क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दिस। तो BOC क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, BOC हो जाएगा 90 माइनस A/2। ये कितना है 48/2, तो ये हो गया 24, तो 66 डिग्री। होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और उसी क्वेश्चन को मैंने उसी शॉर्टकट को क्वेश्चन के फॉर्म में रख दिया है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा 1। शॉर्ट ट्रिक 7, शॉर्ट ट्रिक 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका काफ़ी टाइम सेव करने वाला है। इसमें क्या है, एक ट्राइंगल ABC है। सबसे पहला पार्ट में क्या किया था, B और C दोनों का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, और ये हुआ था 90 प्लस A/2। दूसरे क्वेश्चन में B और C दोनों का एक्सटीरियर ड्रॉ किया था, और ये हुआ था 90 माइनस A/2। इस बार क्या किया, इस ट्राइंगल ABC में B का तो इंटीरियर ड्रॉ किया, B का यहाँ पे देखो इंटीरियर है, और C का एक्सटीरियर C का बाइसेक्टर है ना, इंटीरियर एंगल B का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर C का बाइसेक्टर, माने आउटसाइड वाला C इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, और ये दोनों एंगल जहाँ पे मिल गए, दोनों लाइन, यहाँ जो एंगल बनता है ये होता है इस एंगल का हाफ। समझ लो, मिलता हुआ जुलता कॉन्सेप्ट है। पहला 90 प्लस A/2, दूसरा 90 माइनस A/2, तीसरा सिर्फ A/2। तो चलो हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो शॉर्ट ट्रिक क्या जानते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं कि एंगल BDC होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 माइनस A/2, लेकिन हमसे A ही पूछ लिया गया है, तो और BDC दे दिया गया है इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2। तो A/2 को इधर ले आते हैं, और 90 माइनस 38 इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 52 डिग्री होगा क्या, 38 है ना, 52। तो एंगल A शुड बी, तो गड़बड़ हो रहा है,
अरे 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 सॉरी मैं कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई कर रहा हूँ। ओहो, बोलते बोलते मैं क्या कर दिया। हाँ, ये जो एंगल होता है ये एंगल डी, दिस इज इक्वल टू ए बाई टू, जो हमें गिवन है 38 डिग्री, तो ये होगा ए बाई टू। सो एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक 8। देखो पिछले जितने शॉर्ट ट्रिक है उससे रिलेटेड ही है। अभी ट्राइंगल में बात कर रहे थे, ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इस बार क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हो। उसमें एंगल ए का बाइसेक्टर है और एंगल बी का बाइसेक्टर, और ये जहाँ पे मिल रहा है ना, इस एंगल का वैल्यू होता है दिस प्लस दिस एंगल डिवाइडेड बाई 2। ट्राइंगल में क्या होता था 90 प्लस ऊपर वाले एंगल का हाफ, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में 90 नहीं आता, इन दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, ये वाला एंगल। और ये कॉन्सेप्ट वैलिड है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं कहीं भी वैलिड है। काइट हर जगह लगा सकते हो, बाइसेक्टर है तो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इन द गिवन फिगर AO एंड DO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड D ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंड AOD का वैल्यू क्या होगा। अब देखो AOD बाइसेक्टर है दोनों, तो सिंपली AOD का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऊपर जो दो एंगल है 105 एंड 70 होल डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 175 बाई 2 विच इज 87.5 डिग्री, जिसका आंसर होगा 87। नीचे एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन छोड़ दिया है, और कई क्वेश्चंस और भी है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक 9। शॉर्ट ट्रिक 9 क्या है, ये ट्रायंगल ABC है। अभी तक हम लोग सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे थे। इस बार ये जो एंगल AN है, ये तो एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन दूसरा हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस बेस पे, है ना। एक एंगल बाइसेक्टर है, दूसरा परपेंडिकुलर है, डेट इज उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड, ठीक है। और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है MAN, डेट इज थीटा, ये क्या होता है 1/2 ऑफ एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। किसके बीच का एंगल, ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। 1/2 बाकी दो एंगल B और C है, उनका डिफरेंस है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करना। क्वेश्चन कर लो MAN क्या हो जाएगा, या AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AN इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल MAN जो होगा हो जाएगा 1/2 60 माइनस 30 विच इज 30/2, मतलब 15 डिग्री इसका आंसर। अगर नहीं लर्न कर रखा है ना, टाइम काफ़ी ले लेगा ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस। शॉर्ट ट्रिक 10 स्टार। अब कोई ये स्टार है, जैसे इसमें स्टार में कितने पॉइंट का स्टार है, अब देख लो कितने पॉइंट का स्टार है, 1 2 3 4 5। अगर किसी स्टार में n पॉइंट है इस तरह से, जैसे यहाँ 5 है, तो उसके इन सारे एंगल का सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, सारे एंगल का सम यहाँ पर जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, सबका सम जो होता है n-4 इंटू 180 डिग्री होता है। डायरेक्ट लर्न करो, n होता है कितने पॉइंट का स्टार बना हुआ है। यहाँ पर बोला कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का वैल्यू क्या है, कितने पॉइंट का स्टार है 5, तो आप n की जगह 5 रख दो, तो 5 - 4 इंटू 180 डिग्री, 5 - 4 इज 1, 1 इंटू 180 इज 180 ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F का वैल्यू, तो n कितना है 6 माइनस 4 इंटू 180, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, इसका आंसर 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक था। एक और शॉर्ट ट्रिक 11, ये ट्रेपेजियम में वैलिड होता है। देखो ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, ठीक है, और इसके AB साइड का AD का मिड पॉइंट ले लो और BC का मिड पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो। इसका लेंथ जो होता है ना, डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ बाई 2। ट्रेपेजियम के दो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, उसका लेंथ बाकी दोनों साइड पैरेलल लाइन के लेंथ का सम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एक क्वेश्चन है,
देख लो, ये इसका लेंथ 10 है, इसका लेंथ 20 है, हमें इसका लेंथ पूछा जा रहा है। अब डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ 10 + 20 मतलब 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, देखो अब शॉर्ट ट्रिक के अलावा ये कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी ज़रूरी लगा बताना, तो मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, आपको पता ही होगा कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका कोई एक साइड, देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ट्राइंगल का, उसका एक साइड जो जिसको हमने एक्सटेंड किया और एक नॉन एक्सटेंडेड साइड के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाकी दो बचे हुए एंगल है दूर वाले उनका सम। तो थीटा जो होगा यहाँ पे अल्फा + बीटा है ना। कोई ऐसे एंगल को मत बोल देना कि एक्सटीरियर, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, नहीं ये एक्सटीरियर नहीं है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल का एक साइड एक्सटेंड होना चाहिए और दूसरा नॉर्मल साइड के बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर क्या, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बी निकालने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस ट्राइंगल में आप सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए और आपका बी आ जाएगा। तो 60 + 70 + b = 180 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 60 + 70 130, 180 - 130, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो b तो आ गया 50 और अब हमसे पूछा जा रहा है a। ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ECD। ट्राइंगल ECD का एक्सटीरियर है ये, तो ये जो इक्वल होगा दो अपोजिट इंटीरियर, मतलब इस एंगल, ये वाला एंगल और इस वाला एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ए 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110, लीनियर पेयर एंगल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया 110, इसलिए ये हो जाएगा 40 + 110 विच इज 150 डिग्री। तो ये हो गया आपका 150 और बी हो गया 50, ऑप्शन नंबर 1। और एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको डाल दिया है। होप आपने इस शॉर्ट ट्रिक्स को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर और भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। चलिए, ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीके द्विवेदी और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं सेट थ्योरी। इसको मैंने दो मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले पार्ट्स में हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन रिलेटेड टू सबसेट्स, पावर सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टू सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सपोज हमारे पास टू सेट्स हैं, से दोनों सेट को मैंने वेन डायग्राम से डिनोट किया है। ये है सेट ए, ये है सेट बी और पूरे को एक रेक्टेंगल से मैंने इनक्लोज कर दिया है। तो डिफरेंट रीजन्स का इसमें नाम जानना जरूरी होता है। जब हमें बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए में कुछ एलिमेंट्स बोले 100 है, 50 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए में बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब है कि ये इस रीजन का एलिमेंट और इस रीजन का एलिमेंट दोनों को ऐड करके हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमें लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 50, तो हम 50 ना यहाँ लिख सकते ना यहाँ लिख सकते, क्योंकि 50 दोनों का सम है। तो आपको क्या करना है, 50 को आप यहाँ लिख दो। इसका मतलब है इतने एलिमेंट्स जो है ये पूरे के पूरे ए में आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर बोल दिया मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी इज 60, इसका मतलब बी कहां से कहां तक है, ए रीजन भी आता है बी में, ए भी आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ बी को यहाँ पे 60 लिख दो, ठीक है। उसके बाद बोला कि नंबर, अगर सपोज हमें बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली, इसका मतलब क्या है, बी में नहीं है, सिर्फ ए में है, मतलब वो इस रीजन का बात कर रहा होगा, इस रीजन का बात कर रहा होगा। सपोज बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए ओनली इज से x1, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे इस रीजन, मतलब इस रीजन में सिर्फ ए में x1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है।
उसी तरीके से अगर बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी ओनली, इसका मतलब सिर्फ बी में, मतलब ए और ये जो पोर्शन है ए एंड बी में कॉमन है, तो यहां से यहां तो नहीं, इस रीजन में मेरे पास x2 एलिमेंट्स है, इस रीजन में यहां से यहां तक। और अगर हमें बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, है ना, मतलब ए वाला रीजन है, सपोज उन्हें बोला x3, तो मैं यहां x3 फिल कर दूंगा। ओके, अब ये बाहर एक रीजन है, बाहर ये रीजन है जो ना तो ए में है ना तो बी में है, तो बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू नाइदर ए नॉर बी, ना ए में है ना बी में है, वो उसे हम लोग यहां फिल करेंगे x4। और बोलेगा टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या टोटल कॉन्टेक्स्ट में जितने लोग हैं उसे हम यहां लिखेंगे टोटल, है ना। तो टोटल जैसे हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन करते समय आप इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो, और इस रीजन में कितने एलिमेंट्स है वो पता कर लो। और फाइनली क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का जो वैल्यू होगा वो टोटल के इक्वल कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस रीजन को हम बोलेंगे ओनली ए, या इसको ऐसा ही बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। उसी तरीके से इस रीजन को बोलेंगे ओनली बी, या ऐसा भी बोलेंगे बी बट नॉट ए। इस रीजन को क्या बोलेंगे, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। सिर्फ ए बोलेगा मतलब ये दोनों रीजन का सम है, तो उसको यहां लिखेंगे, और सिर्फ बी बोलेगा मतलब इस दोनों रीजन का सम है, इसको यहां लिखेंगे, टोटल को यहां लिखेंगे। और बस इतना काम कर लेना है, हर एक इन पर्टिकुलर सेगमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पता कर लीजिए, सम कर दीजिए, उसको टोटल से इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी करना नहीं होता। इसको चलो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो एटीसी में ऑलरेडी आया हुआ है, आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ट्राई कर सकते हो, है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 पास इन मैथ्स एंड 17 इंग्लिश। तो ठीक है, मैंने यहां पे दो सेट बना लिए, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट जो हमारे पास है वो है 100, और इसमें 50 पास इन मैथ्स, तो मैथ्स में 50 पास है, ओनली मैथ्स में नहीं है, मतलब इन दोनों रीजन का सम है वो, तो यहां मैंने लिख दिया 50। एंड 17 इंग्लिश, मतलब इन दोनों रीजन का सम है 70। और आगे लिख रहा है 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। अच्छा, पास नहीं किया, फेल किया है इस बार, तो ना इससे मैथ में पास किया है, ना इंग्लिश में पास किया है, मतलब क्या है, नाइदर मैथ नॉर इंग्लिश, यहां आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स आर देयर जो ना मैथ्स में पास है ना इंग्लिश में पास है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, तो दोनों से हमें इस रीजन का पूछ रहा है, मैथ एंड इंग्लिश बोथ, लेट दिस इज एक्स, लेट दिस इज एक्स। अभी इन दोनों का सम है 50, ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस एक्स। इन दोनों का सम है 70, ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है मैंने आपको बताया था इन सब का सम शुड बी इक्वल टू द टोटल। टोटल कितने 100, इन सब का सम कर दो, 50 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 100। तो यहां से x का वैल्यू पता कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ये 125 आ गया और माइनस एक्स, तो 125 माइनस 100 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू आ गया 25। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने दो सेट ले रखा है, एम एंड ई,
मैथ्स एंड इंग्लिश ले लिया। तो हमने जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उससे सपोज हमने हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट के एलिमेंट्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। ओनली ए में एक्स एलिमेंट्स आए हैं, ए एंड बी में वाई एलिमेंट्स आए हैं, ओनली इंग्लिश में जेड एलिमेंट्स आए हैं, और दोनों से बाहर जो दोनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते वो यहाँ पे हमने लिख दिया है टी। अब देखिए अगर पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, या क्वेश्चन सब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी हो सकता है, मतलब बिलोंग टू ओनली वन सब्जेक्ट, मतलब इसमें ए वाले हैं एक्स हैं वैसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली मैथ्स से बिलोंग करते हैं, और जेड वैसे एलिमेंट्स हैं जो ओनली इंग्लिश से बिलोंग करते हैं। तो इसमें आ जाएगा पास्ट इन एग्जैक्टली वन एक्स प्लस जेड। ए नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में आता है, और ए भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों में से किसी में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्स प्लस जेड। उसी तरीके से अगर हमसे पूछा गया पास्ट इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन मतलब ए भी आ जाएगा, ओनली मैथ्स भी आ जाएंगे, ओनली इंग्लिश भी आ जाएंगे, और मैथ्स इंग्लिश दोनों आ जाएंगे। ए नहीं आएगा क्योंकि ये किसी से बिलोंग नहीं करता। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हमसे पूछ लिया गया पास इन एटमोस्ट वन सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि फेल है तो मोस्ट वेलकम, है ना, लेकिन पास होना ज्यादा, एक सब्जेक्ट से ज्यादा पास नहीं चलेगा। अच्छा तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये वाला चलेगा ओनली मैथ्स, ये सिर्फ मैथ्स में पास है, ये चलेगा ओनली इंग्लिश में पास है, और ये मोस्ट वेलकम, ये दोनों में पास, किसी में पास नहीं है। तो एक्स प्लस जेड प्लस टी। तो चलिए इस टू सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। इन ए कंपटीशन एग्जामिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट सेट। अच्छा एक कम्पिटिटिव कोई एग्जाम है, उसमें दो सब्जेक्ट का टेस्ट लिया गया है। ओके यहाँ पे हमने वेन डायग्राम बना रखा है। पहला मैंने बना लिया सब्जेक्ट 1 के लिए, सेकंड सेट हमने ले लिया सेट सब्जेक्ट 2 के लिए। 18% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। अच्छा 18% स्टूडेंट एब्सेंट थे, मतलब टोटल इस बार हमारे पास जो है वो 18 उसमें से गायब है। 100 माइनस 18 इज 92%, सो टोटल इज 92%। टोटल इज 92%। उसके बाद लिखता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन आर 5 टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ। दोनों में पास करने वाले स्टूडेंट यहाँ होगा और दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जामिनेशन आर 5 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ। मान लीजिए दोनों में फेल करने वाले स्टूडेंट को y मान लेते, y%। तो बोला दोनों में पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसका 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5y%। आगे पढ़ते हैं और आगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन subject 1 only is 20% of the student who passed in both. Number of students who passed in subject 1 only, subject 1 only मतलब ये वाला रीजन है ना, is 20% of the student who passed in both. इसका 20% स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसका 20% स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 ओनली में पास हुआ है, मतलब 5y का 20%। तो 5y का 20%, ये 5 टाइम्स 5 ये भी आ गया आपका सब्जेक्ट 1 ओनली में y% स्टूडेंट्स पास हुए। आगे क्या लिख रहा है, इफ 29% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पास इन सब्जेक्ट 2 ओनली, सब्जेक्ट 2 ओनली की वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो 29% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट 2 ओनली में पास हुए हैं टोटल के। ओके टोटल मतलब 100%। देन फाइंड, पहला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली। कितने परसेंट स्टूडेंट सब्जेक्ट 1 में, ये y% है, लेकिन अब इसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था इन सब का सम कर दो, इन सब का सम कर दो और दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल। तो y प्लस 5y प्लस 29 प्लस y मस्ट बी इक्वल टू टोटल इज 92, क्योंकि 7y और 92 में से 29 को माइनस कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा
63, y का वैल्यू हो गया 63 डिवाइडेड बाई 7, तो y आ गया 9, y आ गया 9। तो यहाँ रख देते हैं 9%, यहाँ हो गया 5 इंटू 9 45%, ये हो गया, ये तो 29 था ही, ये हो गया 9%। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको इजीली हम लोग आंसर कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सब्जेक्ट 1 ओनली, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 9%। सेकेंड है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट मतलब या तो सब्जेक्ट 1 ओनली या सब्जेक्ट 2 ओनली, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 9 + 29 विच इज 38%। थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है इसका, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एट मोस्ट वन सब्जेक्ट। एट मोस्ट वन सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट कौन कौन से हो जाएंगे, अभी हमने डिस्कस किया था। ए हो जाएगा 9, 29 और ए, इनका सम कितना आ रहा है 47% ना, 47%। फोर्थ पार्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब या तो सब्जेक्ट 1 में पास हो या 2 में या दोनों में, तो ये हो जाएगा 9 + 45 + 29, 9 + 45 + 29, या टोटल में से इसको भी आप माइनस कर सकते हैं। 92 में से अगर 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 83। अब इसको भी सम करो तो 83 आएगा। तो ये चारों पार्ट हम लोग इजिली सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब 3 सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेट्स ले रखा है, ए, बी एंड सी। तो अगर हमें बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है, ए पूरे ए रीजन से, मतलब ए का बाउंड्री यहां से लेके यहां तक है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए दिया हुआ है। तो इसको हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में फिल नहीं कर सकते। तो ए का जो भी हमें देगा, सपोज x1 दे दिया, तो हम इसको यहां लिखेंगे और वो होगा इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बोलते नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बी, उसी तरीके से मतलब ए पूरे बी के रीजन का सम है, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सपोज ये x2 है तो इसको यहां लिखेंगे, और उसी तरीके से अगर सी का दे दिया तो यहां पे लिखेंगे। अगर हमें बोल दिया ए ओनली, इसका मतलब है कि ए इस रीजन से बिलोंग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए का जो रीजन है, जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, वहां से बिलोंग कर रहा है, से दैट इज इक्वल टू x4। उसी तरीके से बोलेगा बी ओनली, है ना, या बी बट नॉट ए नॉट सी, तो इसको इस रीजन में, मतलब वो ए वाला रीजन है और उसे हम x5 से डिनोट करेंगे। उसी तरीके से बोला सी ओनली, मतलब वो ए वाला रीजन है, उसे मैंने इस रीजन में फिल कर दिया। अब हमें बोला कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। अब ए एंड बी दोनों में है, ए और बी के बीच में कॉमन रीजन कौन सा है, ए वाला रीजन, और ए वाला रीजन कॉमन है, तो आप किसी एक में इसको फिल नहीं कर सकते। जब भी हमें ए एंड बी बोथ बोल दिया तो इसको हम लोग यहां लिख लेंगे, लेट दैट इज इक्वल टू x7। उसी तरीके से, और इन दोनों का सम होगा x7 के इक्वल। उसी तरीके से हमें बोल दिया बी एंड सी बोथ, इसका मतलब ये इन दोनों रीजन का सम है, तो उसको मैं यहां लिख दूंगा x8। उसी तरीके से लिखते ए एंड सी बोथ, तो मैं उसको यहां फिल, ये इन दोनों रीजन का सम होगा, उसे मैं यहां लिखूंगा x9। अब हमें आगे सपोज हमें बोल देता है ए एंड बी बट नॉट सी, तो देखो ए और ए एंड बी में कॉमन रीजन ये दोनों है, लेकिन बोला नॉट सी, तो उस पोर्शन को हटा दीजिए जो सी के साथ कॉमन है। ए वाला रीजन ए एंड बी के साथ कॉमन था और सी में भी कॉमन था, तो ये नहीं, ए एंड बी बट नॉट सी, तो ये इस रीजन का बात कर रहा है, और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया x10। उसी तरीके से ए वाला रीजन क्या हो जाएगा, ए एंड सी बट नॉट बी, तो इसको यहाँ फिल दिया x11। ए रीजन क्या होगा, बी एंड सी बट नॉट ए, ये हो गया x12। ठीक है, और ए बी एंड सी तीनों से बिलोंग करने वाले, तीनों में कॉमन, तो उसको यहां लिख दिया, ए वाला रीजन ए बी एंड सी। और बोला कि
डू नॉट बिलोंग्स टू ए, बी और सी, तीनों में से किसी से बिलोंग नहीं करते, तो उसको बाहर लिखेंगे यहाँ पे, वो दैट इज X14। और फाइनली जब हमें सारा रीजन ए आ गया, इनका सम ऑफ ऑल शुड बी इक्वल टू द टोटल, है ना। ए x1 का तो नहीं लेंगे, ये जो x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x10 प्लस x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 का सम जो होना चाहिए टोटल के इक्वल होना चाहिए। आप इन सबको मत लेना, डेट इज x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद 10 11 12 एंड बाहर वाला रीजन x14, दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल। और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। हर रीजन का हमने नाम बोला है, ये सारा आपको पीडीएफ नीचे लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, आप वहां से सब रीजन का नाम वहां पे लिख दिया हमने, उसको आप देख लेना। तो 3 सेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ऑलरेडी एटीसी में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द लेटर दैट डिनोट्स प्रिंसिपल्स हु आर ऑल्सो डॉक्टर्स बट नॉट प्रोफेसर। हमें वो रीजन चाहिए जो प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, लेकिन प्रोफेसर नहीं है। प्रिंसिपल है, डॉक्टर, प्रिंसिपल और डॉक्टर में कॉमन रीजन ONP है, लेकिन वो साथ में प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा रीजन? वो रीजन है जो कि प्रोफेसर के साथ कॉमन है, मतलब अपना ए वाला रीजन जो है, जो प्रिंसिपल एंड डॉक्टर्स है बट नॉट प्रोफेसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा पी। 4 ऑप्शन दिए थे तो इसका आंसर हो जाएगा पी। ओके, चलिए तो 3 सेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए उसको। इन ए कॉलेज 60 स्टूडेंट्स एनरोल इन केमिस्ट्री। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वेन डायग्राम बना रखा है। 3 सेट से मैंने 3 सर्कल बना लिए। 60 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन केमिस्ट्री, ध्यान देना केमिस्ट्री है, ओनली केमिस्ट्री नहीं है, मतलब इन चारों रीजन का सम 60 है। मैं केमिस्ट्री में 60 लिख लिया। 14 फिजिक्स, मतलब ये सबका सम फिजिक्स में 40 है, एंड 13 बायोलॉजी में 40, बायोलॉजी में कितने हैं? 13 बायोलॉजी। ओके, सो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हो गए। आगे लिखता है 15 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में 15 है, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन रीजन कौन सा है? ये दोनों कॉमन है। इन दोनों का सम जो गिवन है वो है आपको 15, है ना। 15 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो ये 15 है, इन दोनों का सम। और क्या लिख रहा है? 10 इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन दोनों का सम 10 है। और क्या लिख रहा है? 5 इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों में कॉमन रीजन ये है 5 इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड नो वन एनरोल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे नंबर 0 है। ये काम मेरा आसान कर दिया। तो अब इन दोनों का सम 15 था, ये 0 है, तो ये वाला 15 हो जाएगा। इन दोनों का सम 10 था, ये 0 है, तो ये 10 हो जाएगा। इन दोनों का सम 5 था, ये 0 है, तो 5 हो जाएगा। अब आगे मेरा पर्पस क्या है? इन सब का सारा रीजन इंडिविजुअली पता कर ले, और इन पूरे का सम है 60, 15 प्लस 5 20, तो इसमें और कितना? 60 में से 20 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 40। उसी तरीके से इस पूरे का सम है, फिजिक्स वाले गोले का सम है 40, तो 15 प्लस 10 25, 15 में से 25 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से इन दोनों का सम है 10 प्लस 5 15, ये टोटल 30 है। 30 माइनस 15 इज 15। और ऐसा मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हो किसी न किसी सब्जेक्ट में एनरोल्ड है, मतलब उन यहाँ पर जो किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल्ड है उनका नंबर मेंशन नहीं है, मतलब वो 0 है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट एनरोल हुए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जैक्टली 1 मतलब केमिस्ट्री ओनली, फिजिक्स ओनली एंड बायोलॉजी ओनली, दैट इज 40 प्लस 15 प्लस 15, which will be equal to the 70. सेकेंड क्वेश्चन क्या है?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? एग्जैक्टली 2 मतलब ये स्टूडेंट है जो एग्जैक्टली 2 में है, और ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है लेकिन बायो में नहीं है। ये स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री और बायो में है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड बायो में है लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है। तो 15 + 5 + 10, 15 + 5 + 10 ये हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कम से कम एक सब्जेक्ट में एनरोल होने ही चाहिए। तो इनफैक्ट यहाँ जितने लोग हैं वो किसी न किसी में एनरोल्ड ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं 40 + 15 + 15 + 15 + 5 + 10 + 15 + 5 + 10, और तो कोई है नहीं, है ना। दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 दिस, बाहर कोई है नहीं। तो ये कितने आ रहे हैं टोटल? 100 आ रहा है क्या? चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 3 सेट्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए क्या है। इन ए टाउन 85% पीपल स्पीक तमिल। तो हमने 3 सेट्स पहले बना रखा है, उसमें 85% लोग जो है वो तमिल बोलते हैं, एंड 40% स्पीक इंग्लिश, 40% स्पीक इंग्लिश, एंड 20% स्पीक हिंदी, 20% हिंदी बोलते हैं। ऑल्सो 32% स्पीक तमिल एंड इंग्लिश, तमिल एंड इंग्लिश ये कितने हैं? 32%, इन दोनों का सम 32 है। 13% स्पीक तमिल एंड हिंदी, तमिल एंड हिंदी ये कितने हैं? 13%, एंड 10% स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, 10% ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी इन दोनों का सम 10%। फाइंड द परसेंट हु स्पीक इन ऑल 3 लैंग्वेज, हमें ये पूछ रहा है। लेट दिस इज एक्स, और टाउन में जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलते ही होंगे, मान के चलते हैं कि टाउन में कोई नहीं बोलने वाला नहीं है, मतलब गूंगा नहीं है। तो अब देखो, अब मेरा पर्पस क्या होता है, हर रीजन हर सेगमेंट का ना अपना नंबर निकाल के सम कर देंगे। टोटल कितने हो गए? 100%। तो अगर इन दोनों का सम 32 है, ए एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 32 - x। इन दोनों का सम 13 है, ए एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 13 - x। इन दोनों का सम 10 है, ए एक्स है, तो हो जाएगा 10 - x। अब आ जाते हैं इसमें। इन चारों सेगमेंट का सम है 85, तो इस रीजन में कितना आ जाएगा? 85 माइनस इन तीनों को माइनस कर दो, 32 - x माइनस 13 - x माइनस x, ये कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45, हाँ 45, ये तो 40 हो जाएगा, और x में देख लेते हैं क्या बचेगा। यहाँ ब्रैकेट होगा, तो ये +x - x कैंसिल आउट, ये +x बच जाएगा। 40 + x हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलते हैं, ओनली तमिल। ओनली हिंदी वाले देख लेते हैं। ये टोटल 20 है, 20 में से इन तीनों का सम माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 - 13 - x माइनस 10 - x माइनस x, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो माइनस का 23 दिस, तो -3 आ गया, और इधर माइनस +x, तो x - 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सेक्शन में देखते हैं कितने। अब 40 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 32 - x को और 10 - x को, ये हो जाएगा -2 और x -2। अब हमने हर सेगमेंट निकाल लिया, ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता है, और इन सब का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 100। तो चलो ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 40 + x, ये हो गया 30, ये हो गया x - 2,
ए हो गया आपका x माइनस 3, ये हो गया 32 माइनस एक्स। अब दो वाले कर लेते हैं, 13 माइनस एक्स, और ये हो गया 10 माइनस एक्स, और ये तीनों वाला x। सभी का सम होना चाहिए 100 के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले नंबर्स को देख लेते हैं। 40 प्लस वाले कौन कौन है, 40 प्लस 32, 72 प्लस 8, 10। तो इसमें प्लस वाले नंबर्स आ रहे हैं 95, और माइनस वाला -5, 95 -5। और x कितने हैं प्लस वाले, 1 2 3 4, 4 प्लस x और माइनस x में 3, तो हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 100। यहाँ से x 95 माइनस 5 इज 90, 90 प्लस x इज 100, सो x इक्वल टू 100 माइनस 90, ये आ गया आपका 10%। x आ गया 10%, मतलब 10% ऐसे लोग हैं जो ऑल 3 लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हमसे पूछ लिया ओनली तमिल तो 40 प्लस 10 50, ओनली इंग्लिश तो 10 माइनस 2 8%। हमसे पूछ लिया ओनली हिंदी 10 माइनस 3 7%। बोल लिया पूछा तमिल एंड इंग्लिश बट नॉट हिंदी तो 32 माइनस एक्स, 32 माइनस 10 इज 22%। इस तरह से कोई भी आंसर कर सकते हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बस उन सेगमेंट को आप ऐड करके आंसर कर दो। ओके।